हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी वर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ और इस सीरीज़ को इनिशिएट करने का मकसद है कि हम उन कोर्सेज़ को कवर कर सकें जो हमें आसानी से यूट्यूब पर नहीं मिलते। ठीक है, और इसी सीरीज़ के साथ आज हम अपना पहला और दूसरा लेक्चर करेंगे SOC 609 का। 2 लेक्चर साथ इसलिए करेंगे क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर लूँ कि ये पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं लेकिन इनमें कंटेंट जो है वो सारा हैंड आउट से ही लिया गया है, तो आपको वर्डिंग्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेन वर्डिंग्स और MCQs के पॉइंट्स ही हैं जो पावर पॉइंट स्लाइड्स में ऐड किए गए हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च होती क्या है? क्वालिटेटिव रिसर्च हमें ये समझने में मदद करती है कि हो क्या रहा है। हमारे पास 2 तरह की रिसर्चेज होती हैं, एक होती है क्वान्टिटेटिव रिसर्च और एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्च में हम तादाद नंबर्स की तरफ जाते हैं और जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि हो क्या रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं और मैं फुटबॉल गेम खेल रहे हैं और मैं अगर उनके गोल्स काउंट कर रही हूँ तो दैट वुड बी अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन अगर मैं ये देख रही हूँ कि कौन सा बच्चा अपने एक्सप्रेशंस का इजहार किस तरह से कर रहा है, अगर उसे स्ट्रेस हो रहा है तो वो किस तरह के इमोशंस को शो कर रहा है, तो दैट वुड बी क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये एक इंडक्टिव अप्रोच होती है। इंडक्टिव अप्रोच कैसे होती है? क्योंकि ये थ्योरी बिल्ड करती है डाटा के अंदर से। जो भी मैं डाटा कलेक्ट करूँगी उसके अंदर से एक थ्योरी निकाल के मुझे दे देगी। और हमारे पास 2 तरह की रिसर्चेस में अप्रोचेस होती हैं, एक होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच जो है हमारी क्या करती है कि एक थ्योरी बिल्ड कर देती है डाटा के अंदर से, जबकि डिडक्टिव अप्रोच जो है वो क्या करती है कि हमें उस थ्योरी को टेस्ट करने में हेल्प करती है। जैसे कि मैं अगर कोई नई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ तो मैंने उस रेसिपी को लिख लिया, तो मैंने क्या कर दिया, एक थ्योरी से बिल्ड कर दी कि ये जो है इस चीज़ को बनाने के लिए ये फॉलोइंग प्रोसीजर होगा जो मैं फॉलो करूँगी। अब जब मैं उस रेसिपी को टेस्ट कर रही होंगी तो वो क्या हो जाएगी, डिडक्टिव अप्रोच। जब मैं उसको चेक करूँगी कि मैंने जो थ्योरी बिल्ड किया है वो काम करती है कि नहीं करती। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च में अगला पॉइंट ये है कि ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को कैप्चर करती है, यानी कि हर इंसान का एक्सपीरियंस अब वेरी करेगा, उसकी फीलिंग्स, इमोशंस, डाटा उसका वेरी करेगा। इसका डाटा जो है वर्ड, सिंबल्स और जेस्चर की फॉर्म में होता है और ये नेचुरल सेटिंग्स में कंडक्ट की जाती है, यानी कि जो रिसर्चर होगा उसको जाके खुद उस सेटिंग में बैठ के ऑब्जर्व करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है। आगे हम देखते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगेन डिफरेंस क्या होगा। वही जो मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटेटिव रिसर्च इंडक्टिव होती है, इसमें वर्ड्स और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर जो है वो उसको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है, यानी कि अगर वो किसी चीज़ का डाटा ले रहा है तो उसको जाके उस सेटिंग में खुद बैठ के इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसमें स्मॉल सैम्पल्स होते हैं और सब्जेक्टिव होता है और इसके अंदर डीप इंसाइट्स मिलते हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, डीप इंसाइट्स का जिक्र कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड क्वालिटेटिव रिसर्च को हम देखें तो ये डिडक्टिव होती है। मैंने बता दिया कि डिडक्टिव क्या होती है, जब हम थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो। ये नंबर्स और ग्राफ्स की फॉर्म में होती है और रिसर्चर को ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो, जब डाटा कलेक्ट कर रहा हो वो दूर से भी डाटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें लार्ज सैम्पल्स होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होती है और जनरलाइजेबल होती है, यानी कि स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा नहीं होती। हम छोटी पॉपुलेशन पर डाटा निकाल के उसको बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च के एम क्या होते हैं। ये हम क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ कब करते हैं? हम तब यूज़ करते हैं जब भी हम ऐसे फिनोमेना को डिस्कस कर रहे होते हैं या ऐसे फिनोमेना को के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसका हमें बिल्कुल नहीं पता होता, यानी कि वो अननोन होता है, या जिसके बारे में हमें थोड़ी बहुत मालूमात होती है। ठीक है, उसके बाद हम इमर्जिंग इश्यूज़ या न्यू इश्यूज़ पे बात करते हैं इसमें, और हम किसी भी इशू के बारे में उसकी मीनिंग्स बताते हैं, डायमेंशंस बताते हैं, सिग्निफिकेंस बताते हैं कि है क्या आया। और हम इसमें मेनली किस चीज़ पर बात कर रहे होते हैं कि कैसे और क्यों हो रहा है। ठीक है, कब, कहानी, ये चीज़ों पे बात नहीं करते, बल्कि डीप इंसाइट्स की हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्चेस जो है हमें सेंसिटिव इश्यूज़ पर स्टडी करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि अब्यूज़ हो गया, ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, पीयर प्रेशर हो गया। इस तरह की स्टडीज़ जो है सेंसिटिव इश्यूज़ जो होते हैं उन पर बात करने के लिए हमें सूटेबल होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नया अगला टॉपिक है कि मेथड और मेथडोलॉजी में क्या फ़र्क होता है।
मेथोडोलॉजी जो हमारी होती है वो एक फाउंडेशन है रिसर्च का। यानी कि अगर मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रही हूँ, लेट्स से कि मैंने कहा कि मैं ड्रग्स क्यों आजकल इतना कॉमन हो गया है बच्चों के, एडल्ट्स में या बच्चों में, मैं इसके बारे में स्टडी करने जा रही हूँ और मैंने इसके लिए एक स्कूल सेटिंग को चुन लिया कि मैं जाके बच्चों से बात करूँगी और फिर उनके एक्सपीरियंसेस से जज करने की कोशिश करूँगी कि वाई ड्रग्स आर बीइंग कॉमन दीज डेज। तो ये जो है मेरी एक पूरी क्या है मेथडोलॉजी है जो मैंने एक बना दी। अब मेथड क्या होता है, वो टूल्स, वो टेक्निक्स जो मैं यूज़ करूँगी बच्चों से बात करने के लिए, वो हमारा क्या हो जाएगा, मेथड हो जाएगा। डाटा कलेक्शन या एनालिसिस के लिए जब मैं जो टूल या टेक्निक यूज़ होती है वो मेथड होता है। एक बात जो याद कर रखने वाली है MCQs के हवाले से वो ये है कि मेथड जो है वो पार्ट होता है मेथडोलॉजी का, वो इटसेल्फ एक अलग से फिनोमेना नहीं है। तो मेथडोलॉजी क्या है, एक बिगर ब्रैकेट है, बिगर पिक्चर है, यानी कि पूरी फाउंडेशन है, और जो मेथड है वो मेथडोलॉजी का पार्ट होता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि की अप्रोचेस क्या होती हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च में। सबसे पहली चीज़ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी हम का वर्ड हम यूज़ करते हैं जब हम इस बारे में बात कर रहे हों कि हमें इस लोगों को स्टडी करना है नेचुरल सेटिंग के अंदर डिस्क्रिप्शंस लेने के लिए। जैसे कि अगर मुझे किसी अंडर प्रिविलेज्ड एरिया में जाके ये देखना है कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, तो मैं जाके उनको उन्हीं की तरीके से रह कर जो है ऑब्ज़र्व करूँगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एथनोग्राफी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड है एथनो मेथोडोलॉजी। इसमें जो है हमें हेल्प करती है कि हम लोगों को समझें और इस दुनिया को इंटरप्रेट करें, ट्रांसलेट करें। यानी कि अगर कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं और मैंने उनको जाके ज्वाइन करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले बच्चे जाके मुझे पूरा गेम समझाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो क्या करेंगे, मैं जाऊंगी गेम में, उनके शामिल होंगी, तो मुझे खुद ब खुद गेम की समझ आती जाएगी। यानी कि डीकोड करना बेसिकली किस में हो रहा होता है, एथनो मेथोडोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है फिनोमेनोलॉजी। और फिनोमेनोलॉजी में क्या हो रहा होता है, जब हम वो वाला हमारे पास एक कहावत होती है, टू पुट आवरसेल्फ इन अदर शू। यानी कि हम उस दूसरे शख्स के एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करके जब हम कोई चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं, यानी कि उनके एक्सपीरियंसेस को ले रहे होते हैं, लिव कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स के, तो ये क्या होती है, फिनोमेनोलॉजी होती है। तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और शॉर्ट्स के हवाले से भी, ये आप लाजमी कर लीजिएगा। उसके बाद हम लास्ट में एक पॉइंट जो MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रिसर्चर्स इन तीनों अप्रोचेस को कंबाइन करके भी स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट्स में क्या फ़र्क है। थ्योरीज़ क्या होती हैं, जब हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, थ्योरीज़ हमें उस चीज़ के लिए गाइड करती हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरीज़ इटसेल्फ बनाई जाती हैं किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्या कर रहे होते हैं, हम इनको थ्योरीज़ जो पहले से मौजूद होती हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनमें कोई चेंजेस ला सकते हैं अपने हिसाब से अगर हमने ज़्यादा स्टडी की है या रिसर्च की है, या उनको हम एग्जिस्टिंग जो फ्रेमवर्क्स होते हैं थ्योरीज़ को, उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और नई तरीके से किसी चीज़ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें कॉन्टेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती हैं और हमारे जो है बिल्ड करने में और लिंक करने में हेल्प करती हैं डाटा के कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ MCQs हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सॉल्व देम, और आप कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखना ना भूलिएगा। मैं आंसर्स नहीं बता रही हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ भी आया या नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।